इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है भाई। अच्छा, अब आगे की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास ये है लॉ ऑफ मास एक्शन। सही है। अच्छा, तो लॉ ऑफ मास एक्शन समझ लेंगे। इसके अंदर एक तो आपके पास स्टेटमेंट है जिसको अभी हम समझेंगे। सही है। और फिर दूसरी जो चीज़ है हमारे पास वो ये है कि इसकी स्टेटमेंट के बाद इसमें एक हमारे पास डेरिवेशन भी है। सही है। तो आज हमें वो डेरिवेशन का पार्ट भी जो है वो मुकम्मल करना है। सही है। तो मैट्रिक के अंदर, सही है, मैट्रिक के अंदर हमारे पास जो डेरिवेशन है, अगर डेरिवेशन देखी जाए तो सिर्फ इसी टॉपिक के अंदर है। बाकी आगे और जितने भी चैप्टर्स हैं उसके अंदर हमारे पास कोई भी डेरिवेशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं है। एक छोटी सी डेरिवेशन आएगी, वो भी एसिड बेस के चैप्टर के अंदर आएगी। सही है। लेकिन जो मेन बड़ी एक डेरिवेशन है वो सिर्फ इसी चैप्टर, इसी टॉपिक के अंदर ही है। सही है। तो वो यहाँ पे हम अभी डिस्कस करेंगे। तो पहले हम इसकी स्टेटमेंट को समझ लेते हैं कि इसकी स्टेटमेंट क्या है। सही है। और जो है फिर इसके बाद इसकी डेरिवेशन करेंगे। सही है। ओहो, अच्छा भाई, तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है। सही है। तो सबसे पहले तो इसके अंदर कुछ वर्ड यूज होंगे, पहले मैं आपको उसके बारे से बता दूं। सही है कि इसके अंदर हमारे पास एक वर्ड यूज होगा, सही है, एक्टिव मास। सही है। तो एक्टिव मास का मतलब होता है कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन को हम अमाउंट भी कह सकते हैं। सही है ना। एक्टिव मास का मतलब, अगर मैं किसी भी सब्सटेंस की एक्टिव मास के हवाले से बात कर रहा हूं, सही है, एक्टिव मास के हवाले से बात कर रहा हूं, सही है, तो इसका मतलब है कि मैं उसकी कंसंट्रेशन के हवाले से बात कर रहा हूं। और कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, अमाउंट। ठीक है। तो अब पहले पढ़ लेते हैं कि इसकी स्टेटमेंट हमें क्या बताती है। सही है। तो स्टेटमेंट है, सही है, द रेट एट विच सब्सटेंस रिएक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास। सही, यानी कि वो रेट के जिसमें जो सब्सटेंस आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, सही है, वो सब्सटेंस जो आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एक्टिव मास के। एक्टिव मास यानी कि कंसंट्रेशन के। सही, यानी कि अगर हम यहाँ पे देखें भाई, हमारे पास जो है एक रिएक्शन है, सही, जिसमें हम यहाँ पे रिएक्टेंट्स लिख रहे हैं, रिएक्टेंट है, और वो रिएक्टेंट जो है वो कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, प्रोडक्ट में। सही, याद आएगा हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट। सही, तो ये हमारे पास एक रिएक्टेंट है जो कि कन्वर्ट हो रहा है हमारे पास किसमें, प्रोडक्ट में। सही, तो यहाँ पे हमारे पास जो रिएक्टेंट है, सही, जब रिएक्शन स्टार्ट होगा तो सारी की सारी जो कंसंट्रेशन है, सही, वो किसके लिए, किससे बिलोंग करेंगी, रिएक्टेंट से बिलोंग करेंगी। तो इसके अंदर जो रिएक्शन हमारे पास परफॉर्म होगा वो सिर्फ और सिर्फ अभी स्टार्टिंग में कौन सा होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। सही, फॉरवर्ड रिएक्शन। सही, तो यहाँ पे जो स्पीड होगी वो सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन की होगी, बैकवर्ड रिएक्शन की होगी नहीं, क्योंकि बैकवर्ड रिएक्शन अभी स्टार्ट हुआ ही नहीं है। सही, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई जो भी हमारे पास रेट है, सही, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एक्टिव मास के। और एक्टिव मास का मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम फॉरवर्ड रिएक्शन के रेट के हवाले से बात करें, सो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन is directly proportional to the active mass यानी कि concentration of reactant। सही है। तो हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हम केमिकल इक्वेशन के अंदर, सही, एक्टिव मास या फिर कंसंट्रेशन का जिक्र करते हैं तो उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। सही है। तो अगर किसी भी चीज़ को हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे तो इसका मतलब है कि हम वहाँ पे जो है वो उसकी कंसंट्रेशन या फिर एक्टिव मास का जिक्र कर रहे हैं। सही, तो इसका मतलब ये है कि भाई रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। इसका मतलब यह है कि अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा, बढ़ेगा, यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन तेजी से होगा। सही है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो अब मुझे आप एक बात बताएं, सही, कि अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के, तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन
रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, ये किसकी कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, है भाई, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन ये किसकी कंसंट्रेशन या फिर एक्टिव मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, सही है। अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सही है, तो फिर रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जो है ये किसकी कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो वेरी गुड आशीष, हसन नईम, इमरान अली और बरीरा वासिफ, इन तीनों ने जो जवाब दिया लालानी, सही है, प्रोडक्ट, वेरी गुड, सही है। तो यहां पे हमारे पास अगर फॉरवर्ड रिएक्शन जो है ये अगर डिपेंड करता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे, तो फिर जो बैकवर्ड रिएक्शन है यानी कि जो रिवर्स रिएक्शन है ये किसकी कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा, ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। यानी कि जैसे जैसे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू होगी वैसे वैसे रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है वो भी स्पीड अप होना शुरू हो जाएगा। ये भी आपने बात पढ़ी है कैरेक्टरिस्टिक के अंदर से कि भाई जो रिवर्स रिएक्शन है ये स्टार्ट में तो स्लो होता है लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता स्पीड अप होना शुरू होता है। अब इसका रीजन भी हमें यहाँ पे समझ में आ गया कि भाई क्योंकि स्टार्ट में तो चूंकि प्रोडक्ट होता ही नहीं है इसलिए हमारे पास जो रिवर्स रिएक्शन है सही है उसका जो उसकी जो स्पीड है वो स्लो होती है, सही। और जैसे जैसे हमारे पास प्रोडक्ट की क्वांटिटी बढ़ना शुरू होती है, सही, तो वैसे वैसे हमारे पास जो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन है वो भी बढ़ना शुरू हो जाता है, सही। तो इसका मतलब है कि रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, सही भाई। तो यहां पे हमारे पास जो लॉ ऑफ मास एक्शन है अगर मैं इसकी स्टेटमेंट को सही जो है वो मैथमेटिकली एक्सप्रेस करता हूं तो मुझे यहां पे इससे दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस मिलते हैं। नंबर वन इज रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन की जो रेट है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा, अगर रेट ऑफ जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है अगर वो कम होगी तो फिर हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और बिल्कुल ही वाइस वर्सा बिल्कुल जो सेम चीज है हमारे पास वो यहाँ पे रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के लिए भी रहेगी कि भाई रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्रोडक्ट के। तो अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ती जाएगी सही वैसे वैसे हमारे पास रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन भी बढ़ता जाएगा, सही है भाई। तो यहाँ पे हाँ आपका आंसर इमरान अली सही है, जो आपने बताया था ना प्रोडक्ट का, सही है, वो सही आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये जो स्टेटमेंट है ये आपके समझ में आई, सही है। आप जब आगे समझ में आ गई है तो फिर हम आगे की तरफ मूव करेंगे और अगर किसी का भी क्वेश्चन है तो वो जल्दी से पूछ ले, सही है, और जिसके समझ में आ गई है वो ओके बोल दे, सही है। हसन नईम के समझ में आ गया है, बरीरा के भी समझ में आ गया है, इमरान अली के भी समझ में आ गया है, आशीष के भी समझ में आ गया है, और इसके अलावा और बच्चे कहाँ हैं भाई, सर मेरी 5:30 पे लाइट चले जाती है। बेटा कोई टेंशन नहीं है, आपको लेक्चर मिल जाएगा, रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिल जाएगा, आप रिमेनिंग लेक्चर्स उसमें से देख लिएगा, सही है ना। अरसलान रहमान, अच्छा खदीजा नज़ीर आपके समझ में आ गया है, ठीक है, अच्छा साइड में हो जाए, ठीक है। YouTube पे मिलेगा, ठीक है भाई। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं, सही है। तो आगे की तरफ चलते हैं। तो अब आते हैं नेक्स्ट पे, और नेक्स्ट जो इसकी डेरिवेशन है, सही है, वो है हमारे पास, सही, वो है हमारे पास डेरिवेशन फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, सही है। अब यहाँ पे जो इसकी डेरिवेशन है वो बेसिकली हम डेरिवेशन यहाँ पे करते हैं किस चीज़ के लिए,
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है, एक मिनट जरा, ये हमारे पास होता है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं केसी से, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है सही, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, केसी से, सही। के सी का मतलब है हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, सही है। अच्छा, तो इसके लिए हमने जो है वो क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मूला ड्राइव करना है, क्योंकि अब जो रिमेनिंग चैप्टर है ना वो पूरा का पूरा केसी के ऊपर होगा। तो आपको पहले हम इसके लिए एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे और फिर इसके बाद ये समझेंगे कि भाई ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, से भाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से हमें क्या फ़ायदा होता है, सही। तो इस चीज़ को हम जो है वो पूरा जो है वो समझेंगे। पहले इसको हम ड्राइव कर लेते हैं, ठीक है। तो अब इसको ड्राइव करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि हमें सबसे पहले एक रिएक्शन जो है उसको सपोज करना होगा। एक कोई भी हम हाइपोथेटिकल रिएक्शन जो है वो सपोज कर लेते हैं, सही है। तो जहाँ पे हम यहाँ पे लिखते हैं, सही है, लेट कंसीडर a hypothetical reaction, सही है। हाइपोथेटिकल रिएक्शन यानी कि कोई भी एक हम रिएक्शन जो है वो अज्यूम कर लेते हैं, सही है। अब यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं कि भाई हम यहाँ पे रिएक्ट करा रहे हैं ए को बी के साथ, सही है, इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन। तो उसके नतीजे में हमें क्या मिल रहा है, सी, और दूसरी चीज हमें क्या मिल रही है यहाँ पे, डी, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन अज्यूम किया, सही, कि इसमें हमारे पास जो है एक रिएक्टेंट यानी कि दो रिएक्टेंट हैं ए और बी, सही। जब ये दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करेंगे तो ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, सी और डी, सही है। अच्छा, ठीक है, हाँ आप इसको कॉपी भी कर सकते हो ताकि साथ साथ समझ से भी जाओ, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई हम यहाँ पे अज्यूम ये करते हैं कि भाई ये जो ए है, सही, इसके नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कितने हैं, स्मॉल ए, और ये जो बी है इसके नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कितने हैं, स्मॉल बी, और ये जो सी है इसके नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कितने हैं, स्मॉल सी, और ये जो डी है इसके नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कितने हैं, स्मॉल डी, सही। तो जब भी हम कोई केमिकल रिएक्शन लिखते हैं तो आपको ये बात पता है कि हर क्या नाम है, एलिमेंट या हर कंपाउंड से पहले अगर हम कोई नंबर लिखते हैं तो वो उसके नंबर ऑफ मोल्स कहलाते हैं, सही। तो यहाँ पे हम कंसीडर कर रहे हैं कि भाई ए के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, स्मॉल ए, बी के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, स्मॉल बी, सी के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, स्मॉल सी, और डी के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, स्मॉल डी, सही। तो यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन जो है वो मैंने यहाँ पे क्या कर लिया भाई, अज्यूम कर लिया है, सही। अब मैं इसके ऊपर अप्लाई करूंगा क्या, लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मैंने अभी आपको क्या बताई थी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट, सही है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं, सही है, कि भाई रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब यहां पे मेरे पास रिएक्टेंट्स कौन कौन है, एक रिएक्टेंट मेरे पास है ए और दूसरा रिएक्टेंट मेरे पास है बी, सही है। तो यहां पे हमारे पास जो कंसंट्रेशन ऑफ ए है उसको हम कैसे लिखेंगे, इस तरीके से, और जो कंसंट्रेशन ऑफ बी है इसको हम कैसे लिखेंगे, इस तरीके से। अब हमेशा याद रखिएगा क्योंकि न्यूमेरिकल्स के अंदर भी ये चीज़ हमने करनी होगी, और वो काम ये है कि देखें जब भी हम कंसंट्रेशन लिखते हैं तो इसमें जो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हैं, सही, जो नंबर ऑफ मोल्स हैं ये हमारे पास कहाँ चले जाते हैं, पावर में चले जाते हैं। तो अगर ए के नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल ए हैं तो इसको हम कंसंट्रेशन के अंदर कहाँ शो करेंगे, सही, यहाँ पे पावर में शो करेंगे। और इसी तरीके से अगर हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ जो क्या नाम है, जो रिएक्टेंट बी है, सही, इसके नंबर ऑफ मोल्स जो है वो हमारे पास अगर स्मॉल बी है तो इसको हम कहाँ पे शो करेंगे, इसको भी हम पावर में शो करेंगे। क्लियर हो गई बात यहाँ पे, सही। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को लिखने का मैंने आपको ये तरीका बता दिया। ठीक है भाई। अब अगर मैं इसको शॉर्ट में लिखूं तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को मैं शॉर्ट में अगर लिखता हूं तो मैं इसको लिखूंगा आर एफ। सही। अब आपको ये बात पता है, सही, आपको ये बात पता है कि जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो क्या आता है भाई, कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। सही। तो अब अगर हम यहाँ पे रेट एक्सप्रेशन बना रहे हैं तो अगर मैं यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करूंगा, सही, तो मेरे पास यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा के एफ, जो कि हमारे पास है रेट कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन। सही। के एफ इज द रेट कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन। सही है। तो ये हमारे पास रेट कांस्टेंट आ जाएगा, सही, किसके लिए, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। बाकी हमारे पास ये जो कंसंट्रेशन ऑफ ए है, सही है, और जो कंसंट्रेशन ऑफ बी है ये हमारे पास सेम रहेगी। सही है। और ये जो इनकी पावर्स हैं ये भी बिल्कुल सेम रहेंगी, और ये हो जाएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन 1 तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं इक्वेशन नंबर 2 के लिए वर्किंग करेंगे। सही है। यहाँ तक क्लियर है, कोई मसला? सही है, भाई वासिफ ने ओके कर दिया है। ठीक है, कोई किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है भाई? ठीक है, सही है। नहीं, आरएफ जो है वो सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड के लिए होगा, अब जो रिवर्स है उसके लिए अलग हो जाएगा, लाजमी सी बात है। सही है, सही है। आर एफ ये शॉर्ट के लिए लिखा है ना, ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है ना, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को शॉर्ट में आर एफ से हम रिप्रेजेंट करते हैं। सही। ओके भाई, आगे की तरफ चलते हैं। तो अब जिस तरीके से हमने रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए उसका लिखा कि भाई अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब इसी तरीके से हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि भाई रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, सही है। सो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सही, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। सही है। तो अभी ये बात हमने लॉ ऑफ मास एक्शन के अंदर पढ़ी थी ना कि भाई रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के बराबर होता है, और रेट ऑफ रिवर्स या फिर रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जो है ये कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होता है। अब यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट कौन है, सी और डी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, कंसंट्रेशन ऑफ सी आ जाएगा, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ डी। अब बिल्कुल सेम उसी तरीके से भाई सी का जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो स्मॉल सी है तो ये पावर में चले जाएगा, और डी के नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो स्मॉल डी हैं तो ये भी पावर में चले जाएगा। क्लियर हो गई बात यहाँ पे? सही है। तो अब रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन को अगर मैं शॉर्ट में लिखता हूं तो ये क्या बन जाएगा, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन यानी कि आर आर, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज डायरेक्ट क्या नाम है, यहाँ पे अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जब साइन हटेगा तो कांस्टेंट आ जाएगा, और यहाँ पे कांस्टेंट क्या आ जाएगा, क्या नाम है, रेट कांस्टेंट फॉर द रिवर्स रिएक्शन यानी कि के आर, रेट कांस्टेंट फॉर द रिवर्स रिएक्शन। और बाकी जो हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट हैं ये हमारे पास क्या रहेंगी, सेम रहेंगी, यानी कि सी सी और डी डी। ठीक है भाई। तो ये हो गए हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों चीजें आपके क्लियर हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सही है। फिर हम आगे की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, बरीर वासिफ ओके, इसके अलावा हसन नईम, इमरान अली, खदीजा नज़ीर, लारानी, ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है भाई? ओके, सही है। तो अब हम आगे की तरफ जो है वो मूव करते हैं। सही है। तो मेन मोटिव हमारे पास क्या है भाई, मेन मोटिव ये है कि भाई हमने यहाँ पे केसी का फॉर्मूला बनाना है, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो फॉर्मूला है वो हमने यहाँ पे ड्राइव करना है, और फिर इसके आगे के जो लेक्चर्स होंगे वो हमें बताएंगे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एप्लीकेशन क्या होती है, कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है, कि इसको ड्राइव क्यों कर रहे हैं इतना लंबा लंबा। ठीक है ना। तो हम यहाँ पे जो है वो फिर उसकी एप्लीकेशन आगे पढ़ेंगे। सही है। अच्छा, ये फिर आखिर में बताता हूँ। सही है ना आशीष? अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास जो है, सही है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू के एफ, सही है, कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी। रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज इक्वल्स टू के आर, कंसंट्रेशन ऑफ सी और कंसंट्रेशन ऑफ डी। अब हम यहाँ पे लिखेंगे भाई क्या नाम है, एट इक्विलिब्रियम, सही है, एट इक्विलिब्रियम
भाई अगर हम जो है कहाँ पे जाते हैं, इक्विलिब्रियम पे अगर हम मूव करते हैं, सही, इक्विलिब्रियम पे अगर हम मूव करते हैं तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में अभी हमने कैरेक्टरिस्टिक के अंदर भी ये बात पढ़ी थी, और फिर पिछली क्लास में जब केमिकल इक्विलिब्रियम हमने समझा था वहाँ पे भी हमने ये बात पढ़ी थी कि भाई अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ जाता है तो क्या होता है कि भाई रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है वो क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, सही, यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन का जो रेट है वो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो अगर हम यहाँ पे क्या करें कि भाई रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की ये जो वैल्यूज हमने यहाँ पे निकाली हुई हैं, अगर हम इसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सही है, तो यहाँ पे ये एम्प्लाइज दैट का साइन लगाया, इसका मतलब है कि अब हम इसके अंदर वैल्यूज को पुट करने लगे हैं, सही। तो आर एफ, अब हम आर एफ देखते हैं किसके बराबर है, आर एफ बराबर है किसके, के एफ कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी के। तो आर एफ की जगह पे क्या आ जाएगा, के एफ कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी, सही है। अब इसी तरीके से यहां पे आर आर यानी कि रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन हमारे पास किसके बराबर है, के आर कंसंट्रेशन ऑफ सी और कंसंट्रेशन ऑफ डी की, सही। तो यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, सही, के आर यानी कि रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, कंसंट्रेशन ऑफ सी और कंसंट्रेशन ऑफ डी, सही है भाई। तो अब यहां पे हमने इन दोनों की वैल्यूज को पुट कर दिया, तो अब नेक्स्ट काम हमारा ये होगा कि जो भी हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज हैं उनको एक तरफ कर लें और जो भी हमारे पास कंसंट्रेशंस हैं उनको हम एक तरफ कर लें, सही है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो के एफ ये हमारे पास कांस्टेंट है और के आर ये हमारे पास कांस्टेंट है, ये हमारे पास है रेट कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन एंड दिस इज रेट कांस्टेंट फॉर द रिवर्स रिएक्शन। तो हम यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यूज को एक तरफ कर देंगे और कंसंट्रेशन को एक तरफ कर देंगे, सही। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि के एफ इधर है, इधर ही रहेगा। अब ये जो के आर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आइए क्या हो जाएगा भाई, डिवाइड हो जाएगा, सही है। अब इसी तरीके से हमारे पास ये जो कंसंट्रेशन ऑफ सी और कंसंट्रेशन ऑफ डी यहां पर हैं, इधर ही रहेंगी, सही है। और यहां पे हमारे पास ये जो कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी यहां पे मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आइए क्या हो जाएंगी, डिवाइड हो जाएंगी, सही है भाई, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ कि भाई जो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज थी उनको हमने एक तरफ कर लिया और जो हमारे पास कंसंट्रेशंस थी उनको हमने एक तरफ कर लिया। अब लास्ट स्टेप और वो ये है कि भाई अब अगर आप यहाँ पे देखें तो ये के एफ और के आर ये है रेट कांस्टेंट, सही, फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन और ये है रेट कांस्टेंट फॉर द रिवर्स रिएक्शन। अब अगर के एफ और के आर अगर हम इन दोनों को देखें, सही, तो यहाँ पे हमारे पास के एफ अपॉन के आर, अब के एफ भी कांस्टेंट है और के आर भी कांस्टेंट है, तो इन दोनों का जो रेशियो है वो भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, सही, वो भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, सही। तो इनका जो कांस्टेंट है ये बराबर होगा किसके, के सी के। सो के एफ ओवर के आर इज इक्वल्स टू के सी, और के सी हमारे पास क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, सही। तो यहां पे हमारे पास के एफ ओवर के आर यानी कि दो कांस्टेंट वैल्यूज का जो रेशियो है ये भी एक कांस्टेंट होगा और इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, सही है। अब यहां पे हमारे पास ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ गया, बाकी हमारे पास, सही, ये हमारे पास जो कंसंट्रेशन ऑफ सी और कंसंट्रेशन ऑफ डी है ये सेम रहेगी, और फिर कंसंट्रेशन ऑफ ए और जो कंसंट्रेशन ऑफ बी है ये भी हमारे पास सेम रहेगी, सही है। और ये हमारे पास ड्राइव्ड हो गई किसकी वैल्यू, भाई किसका फॉर्मूला ड्राइव्ड हो गया, ये केसी का फॉर्मूला जो है वो हमारे पास ड्राइव्ड हो गया। तो अगर हम इस फॉर्मूले को देखें तो यहां से हमें पता चलता है कि केसी जो है यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है, सही, ये हमारे पास दो चीजों का रेशियो है। अब वो दो चीजें क्या हैं, सही, नंबर वन इज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और नंबर टू इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो जब भी हम केसी मालूम करेंगे तो हमारी जो भी इक्वेशन होगी उसमें जो भी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है उसको हम हमेशा ऊपर रखेंगे
और जो भी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है उसको हम हमेशा डिनोमिनेटर यानी के नीचे रखेंगे। सही है, तो यहां पे हमारे पास जो है ये केसी का जो फॉर्मूला है ये हमारे पास क्या हो गया भाई, ड्राइव्ड हो गया। सही है, तो इस डेरिवेशन के अंदर किसी भी बच्चे को किसी भी स्टेप में कोई भी प्रॉब्लम हो तो जल्दी से पूछ लें। सही है, ताकि हम फिर नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे। अच्छा इस भाई इमरान अली ये पूछ रहे हैं कि यहाँ पे सर ये जो स्मॉल ए बी सी है, सही है, ये जो स्मॉल ए है, स्मॉल बी है, स्मॉल सी है, स्मॉल डी है, ये आपने ऊपर क्यों लिखा। सही है, तो हमेशा याद रखिएगा कि केमिस्ट्री में हमेशा जब भी आप किसी भी चीज़ की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हो, सही है, तो उसमें जो भी उसके नंबर ऑफ मोल्स होंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर, उसको हमेशा पावर में रिप्रेजेंट किया जाता है। यही काम आप जो है जब आप न्यूमेरिकल्स करोगे ना, सही है, तो उसमें भी यही काम करोगे। जो भी आपको इक्वेशन दी जाएगी उसमें आप उसको पावर में शो कराओगे। सही है, तो मोल्स हमेशा पावर में शो कराए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा और किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम जल्दी से पूछें, किसी बच्चे को प्रॉब्लम है जल्दी से पूछ लें। ओके, इमरान अली ठीक है, इसके अलावा इमरान अली के अलावा भाई बरीना ने बोल दिया है, इमरान अली ने बोल दिया है, आशीष ने बोल दिया है, सही है। इसके अलावा और कौन बचा भाई, हसन नईम रह गया भाई, हसन नईम हमेशा आखिर में बोलता है, आ गया भाई, हसन नईम भी आ गया। ठीक है, इसके अलावा खदीजा नज़ीर जो हैं वो रह गई हैं। खदीजा नज़ीर आपको समझ में आ गया? खदीजा नज़ीर, अच्छा, इसके अलावा तो बाकी सारे हो गए। लालानी ये रह गए, खदीजा नज़ीर नहीं बोल दिया। सही है सही है, ग्रुप जो है ना आपका उस पर आ जाएंगे। ठीक है ना इमरान अली बेटा, ग्रुप जो है ना आपका वो उस पर आ जाएंगे। ठीक है, सही है, बाकी जो लेक्चर के अंदर जो मेन पॉइंट्स होते हैं वो आप लिख लिया करो। सही है, आर एफ हमारा सी और डी के इन्वर्स होगा क्या? हाँ इन्वर्स होगा, सही है, उसके इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, हाँ जहाँ लिंक आता है वहीं पे, जहाँ लिंक आता है वहीं पे। ठीक है, सही है, तो भाई इस डेरिवेशन के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। सही है, तो अब हम आगे की तरफ मूव कर जाएं। सही है, तो भाई हमेशा याद रखिएगा क्योंकि भाई न्यूमेरिकल्स होंगे उसके अंदर। सही है, तो अभी मैं एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मैंने आपके लिए डाला हुआ है ताकि मैं आपको केसी एक्सप्रेशंस भी बनाना सिखाऊं। ये जो है ना ये कि ये कहलाता है केसी एक्सप्रेशन, क्योंकि हर रिएक्शन मुख्तलिफ होता है। अब हर रिएक्शन ABCD थोड़ी होगा, कुछ रिएक्शन में नाइट्रोजन होगा, हाइड्रोजन होगा, अमोनिया होगा, कार्बन होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो हर रिएक्शन मुख्तलिफ, तो केसी एक्सप्रेशन भी मुख्तलिफ, लेकिन तरीका सेम रहेगा। सही है, कि ऊपर हमेशा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और नीचे हमेशा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सही है, तो वापस से दोहरा लें, ऊपर हमेशा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और नीचे हमेशा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो जब रिएक्शन चेंज होगा ना तो केसी एक्सप्रेशन लाजमी सी बात है कि भाई उसमें भी तब्दीली आएगी। जैसे यहाँ पे AB रिएक्शन में ABCD था तो यहाँ पे ABCD आया। सही है, लेकिन जब यहाँ पे नाइट्रोजन हाइड्रोजन कार्बन जो ही आएंगे हमारे पास, सही है, तो यहाँ पे भी फिर तब्दीली आएगी, लेकिन तरीका सेम रहेगा। तो अभी मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा। सही है, तो अब मैं जो है वो आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ। सही है,